Assalamu alaikum everyone, this is me Iman Kashif. Welcome to my YouTube channel and welcome to my next video. उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो आज आपके लिए अब्दुल्ला भाई एक बहुत ही मजे का टॉपिक लाए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल्ला काशिफ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम नई वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सी अमेजिंग किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सी माओ, बहुत से पेरेंट्स, जब से मैंने ये चैनल बनाया है तो हर माँ का मेरे से यही सवाल होता है कि बेटा आपने अपनी स्पीच थेरेपी कहाँ से करवाई, कैसे की, कैसे होती है और मैंने अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी कैसे करवानी है। तो स्पीच थेरेपी का स्टार्टिंग प्रोसेस ये होता है कि हम बच्चे को साउंड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो बच्चे नॉर्मली पैदा होते हैं, जिन जो बिल्कुल ठीक होते हैं, वो तो अपने बॉर्न पैदा होते साथ ही इन्वायरमेंटल साउंड सुनने लग जाते हैं, लेकिन जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है वो साउंड्स नहीं सुन पाता। और जब उसको ये आउटर डिवाइस लग जाती है, कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी होगी, वो कैसे मैंने बताया है सारा, उसका स्विच ऑन कैसे होता है वो भी मैंने बताया है, मैपिंग कैसी होती है वो भी मैंने सारा प्रोसेस बताया है। और आज मैं आप लोगों को स्पीच थेरेपी के बारे में बता रहा हूँ। तो अब आप लोग कह रहे थे कि जब डिवाइस आउटर डिवाइस लग जाती है बच्चे को, तो तब भी बच्चे को सिर्फ एक शोर सुनाई देता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़ा परफेक्टली सुन रहा है, चलो मेरा बच्चा बहुत सा सुन रहा है, गुड हो गया, हो गया। नहीं, स्पीच थेरेपी का प्रॉपर एक प्रोसेस है। अगर हम अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी नहीं करेंगे तो उसको सिर्फ एक शोर सुनाई देगा और उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। लेकिन पहली मेरी रिक्वेस्ट है आप उन सब माओ से कि आपने अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी उसको जबरदस्ती बिठा के नहीं करवानी। ये ना हो कि आपने बच्चे को कुर्सी पे लेके बैठ गए हैं कि बेटा ये बोलो 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 बोलो। नहीं, आपने खुद बोलना है, आपने खुद एफर्ट करनी है, खुद मेहनत करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा जब भी आप किसी पे मेहनत करते हो या मेहनत करते हो तो आपको उसका सिला लाजमी मिलेगा। तो आपने ये नहीं कि बच्चे से बुलवाना है, बेटा बोलो बोलो बोलो। बच्चा बोलेगा, ऑब्वियसली बोलेगा, लेकिन अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो वो बोलेगा। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि स्पीच थेरेपी कैसे होती है। तो स्पीच थेरेपी में स्टार्टिंग में हम साउंड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो नॉर्मली बच्चे होते हैं, जो साउंड इंट्रोड्यूस में ये होता है कि जो इन्वायरमेंटल साउंड्स होती हैं, जैसे नॉक नॉक, फोन की रिंगटोन, फिर जो हाउस बेल की जो डोर बेल होती है उसकी आवाज, फिर क्लैपिंग की, और बहुत सी आवाजें होती हैं, पानी की, बहुत सी आवाजें होती हैं, इन्वायरमेंटल साउंड जो बच्चे सुनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पीच थेरेपी पे, तो स्पीच थेरेपी की 6 बेसिक साउंड्स होती हैं और वो ये है कि नंबर 1 साउंड है आ, नंबर 2 साउंड है ई, नंबर 3 साउंड है ऊ, नंबर 4 साउंड है नंबर 5 साउंड है और नंबर 6 साउंड है ये सारी साउंड हैं जो हम स्पीच थेरेपी की बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों को तो बड़ी अजीब सी आवाज लगी होगी कि ये मैंने क्या बोल दिया, आ ई ऊ, आप लोगों को तो ये बहुत अजीब सी आवाजें लग रही होंगी, ये पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन यही साउंड्स आपकी मदद करती हैं कि आपकी स्पीच अच्छी हो और हम अपने बच्चे के दिमाग में वोकैबुलरी वर्ड्स डालते हैं और अब हम इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करके बच्चे को स्पीच थेरेपी कराते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये किस तरह हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे और बच्चे को किस तरह स्पीच थेरेपी करेंगे, तो वो उसके बारे में आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। और अब मैं आप लोगों को एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिलवाने जा रहा हूं, तो आप उनसे मिलें और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। Assalamu alaikum. My name is Fariha Bukhari and I am speech language therapist by profession. सबसे पहली बात तो ये कि जब आप महसूस करें कि आपका बच्चा शुरू के 1 या 2 महीने में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, नॉर्मल बच्चे की तरह सुन नहीं पा रहा, ऊंची आवाज़ पर
चौंक नहीं रहा, ऊंची आवाज पर जोर जोर से पलके नहीं झपका रहा। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको जांचने की जरूरत होती है, जिनको चेक करने की जरूरत होती है। इन रिफ्लेक्सेस से हमें पता चलता है कि बच्चा जो है वो सुन पा रहा है या नहीं। जैसे कि एक बच्चा गहरी नींद सोया होता है और अगर जोर से दरवाजा बंद किया जाए या ताली बजाई जाए या कोई भी जोर से साउंड प्रोड्यूस किया जाए तो वो बच्चा अपनी नींद से जागता है और रोने लग जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं कर रहा तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि क्या वाकई वो सुन पा रहा है या नहीं। अगर इन सब चीज़ों में से आपको लगता है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा या इन चीज़ों पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम ये है कि आप किसी एक अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। ऑडियोलॉजिस्ट एक वो स्पेशलिस्ट होता है जो आपके बच्चे की हेयरिंग लेवल को चेक करता है और ये चेक करता है कि क्या उसका कान या उसकी समाज जो है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह है या नहीं। अगर उसमें कोई कमी है तो कितनी है। उसके लिए 2 टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। बच्चों में खासतौर पर एक टेस्ट रिकमेंड किया जाता है जिसको कहा जाता है बेरा, और ये बहुत छोटी एज के बच्चों को किया जाता है। इस टेस्ट में बेसिकली ब्रेन के स्टिमुलस को चेक किया जाता है कि जो साउंड आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में हमारा ब्रेन उस स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसमें बच्चे को एनेस्थीजिया दिया जाता है ताकि वो सो जाए और पुरसकून और काम स्टेट ऑफ माइंड में उसका ये टेस्ट परफॉर्म होता है। अगर इस टेस्ट के रिजल्ट में आपको पता चलता है कि आपका बच्चा डेफ है, देन कम्स द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। आफ्टर परफॉर्मिंग द हियरिंग टेस्ट आपका ऑडियोलॉजिस्ट आपको ये बताएगा कि आपके बच्चे का डेफनेस का लेवल क्या है। आइदर सिवियर है, प्रोफाउंड है, मॉडरेट है या माइल्ड है। सिवियरली प्रोफाउंड बच्चों में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन रिकमेंड किया जाता है दैट इज कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, और ये भी रिकमेंड किया जाता है कि 9 मंथ से पहले अगर ये सर्जरी परफॉर्म कर ली जाए ऑन द कैड तो इसके बहुत रिमार्केबल और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट बेसिकली इट्स अ रेप्लिकेट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ अ नॉर्मल ईयर, जिसमें एक डिवाइस आपकी सर्जरी के थ्रू आपकी स्कल यानी कि आपके सर में कान के पास इंसर्ट की जाती है और इस डिवाइस का जो आउटर पार्ट होता है वो एक बच्चे को कान के बाहर लगा दिया जाता है जो साउंड स्टिमुलस को कैच करता है और साउंड स्टिमुलस को कैच करके आपके ब्रेन के पार्ट को भेजता है और फिर ब्रेन उसके रिजल्ट में सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। सो वंस सर्जरी इज डन, और सर्जरी के बाद जब कॉक्लियर इम्प्लांट की डिवाइस इंसर्ट करती जाती है देन कम्स द पार्ट ऑफ द स्पीच थेरेपी। जब भी किसी बच्चे का कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसके फौरन बाद ऑडियोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेगा कि आप उस बच्चे की स्पीच थेरेपी कराएं, और स्पीच थेरेपी में जिस अप्रोच को यूज किया जाता है दैट इज ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। स्पीच थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब एक बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट लग गया है तो वो कैसे अपनी डिवाइस को यूज करते हुए डिफरेंट आवाज़ों को सुनेगा, कैसे डिफरेंट आवाज़ों पे रिस्पॉन्स करेगा, उनको पहचानेगा और उनको कॉपी करने की कोशिश करेगा। स्पीच थेरेपिस्ट डिफरेंट एनवायरमेंटल साउंड्स को भी प्रेजेंट करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट डिफरेंट स्पीच साउंड सिखाते हैं ताकि एक बच्चा अपने लैंग्वेज या स्पीच लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले स्पीच साउंड्स को कॉपी करना शुरू करे। जब वो स्पीच साउंड्स को कॉपी करना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली अल्फाज या वर्ड्स बनाना शुरू कर देगा और एक नॉर्मल कम्युनिकेशन का आगाज हो जाएगा। जब अब्दुल्ला काशिफ मेरे पास सर्जरी के बाद स्पीच थेरेपी के लिए आए थे, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एनवायरमेंटल साउंड्स फर्स्ट। एनवायरमेंटल साउंड्स की रिकॉग्निशन लिसनिंग के बाद मैंने अब्दुल्ला काशिफ को कुछ स्पीच साउंड्स और एक अप्रोच जिसको हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज लिंक साउंड्स, जो हमारी स्पीच साउंड्स की पूरी ट्रायड को कवर करते हैं। इन साउंड्स का एक्सपोजर देना शुरू किया और इसके साथ साथ उनकी मदर ने भी मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया। जो प्लान, जो चीज़ें, जो थेरेपी प्रोटोकॉल्स हम क्लिनिक में फॉलो कर रहे थे उसके साथ साथ शी वाज प्रैक्टिसिंग एट होम। तो एक चीज़ आपको भी बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज आफ्टर द थेरेपी सेशन ये सारी चीजें अगर एक बच्चे के साथ घर में परफॉर्म की जा रही हों और उनकी रेपिटेशन की जा रही हो तो ये चीजें जल्दी इम्पैक्ट करती हैं और बच्चे जल्दी इंप्रूव करते हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स और बेहतर होती हैं। सो आफ्टर ऑल दीज ईयर्स जब अब्दुल्ला को मैंने माशाल्लाह ग्रो करते हुए देखा, उसकी स्पीच को डेवलप होते हुए देखा, उसकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मेच्योर होते देखा, तो ये चीज़ आपके लिए एक लाइव एग्जांपल है कि अगर एक बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन जल्दी कर ली जाए, लाइक अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेफनेस, देन सर्जरी एंड देन स्पीच थेरेपी, अगर इन सब चीज़ों को टाइमली ही आप अचीव कर लेते हैं या टाइमली परफॉर्म कर लेते हैं तो बच्चे की लिसनिंग स्किल्स के साथ साथ उसकी स्पीच एंड कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। अब्दुल्ला की वीडियोस को देखकर भी आपको अंदाजा हो रहा था कि माशाल्लाह ही इज सो फ्लुएंट और उनकी स्पीच में इतनी क्लैरिटी है दैट नो वन इवन identifies that he is using the cochlear implant right now.
So I would be suggesting that when you invest on a cochlear implant surgery और डिवाइस जब स्विच ऑन हो जाती है उसके फ़ौरन बाद you should be taking speech therapy for approximately 6 months to 1 year. It depends on your child's compatibility कि आपका बच्चा डिवाइस के साथ जितनी जल्दी कंफर्टेबल हो रहा है, कितनी जल्दी उसकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही हैं और वो डिवाइस के साथ कितना हैबिचुअल हो रहा है. ये सारी चीज़ें बेसिकली बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी और इसके साथ साथ यू विल फाइंडिंग मच more obvious results in your child's speech and communication. Best of luck for Abdullah and Iman for their channel. आई होप कि आपको ये वाली मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करें, कमेंट करना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन. बाय बाय.